नमस्कार, मैं प्रभात रंजन दीन एक बार फिर आपके समक्ष लेकर आया हूं आमने सामने। और जैसा आप जानते हैं, हालांकि यह कार्यक्रम नया है, इसके पहले भी एक कार्यक्रम जो आमने सामने में हुआ उसमें एक सुर्खियों में रहने वाले व्यक्ति का हम लोगों ने आपके समक्ष उनको प्रस्तुत किया और उनसे सीधे और तीखे सवाल किए। आज फिर अमित जानी नाम के एक शख्स को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। और अमित जानी एक बार पहले भी हमारे साथ आ चुके हैं, सीधी बातचीत में हम लोगों के कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। अमित जानी जी, आपका स्वागत है। अमित जानी जी उत्तर प्रदेश नवनिर्माण सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और अमित जानी सुर्खियों में रहते हैं और सुर्खियों में रहना उनको पसंद है और इस बार फिर सुर्खियों में है। और इस बार सुर्खियों की वजह यह है कि इन्होंने घोषणा की है कि वो आजमगढ़ में अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव में उतरेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ उत्तर प्रदेश नवनिर्माण सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित जानी चुनाव में उतर रहे हैं। ऐसे समय में, जिस समय उनके पास महागठबंधन की ताकत है, ऐसे समय में जब भाजपा ने अत्यंत कमजोर उम्मीदवार सामने उतारा है माफ करिएगा, ऐसा भी कह सकते हैं कि लोग जो आजमगढ़ की भाषा में जिस उम्मीदवार को भाजपा ने पसंद किया, जिस उम्मीदवार को योगी साहब ने पसंद किया, उसे पूरे आजमगढ़ में मदारी कहा जाता है। तो भाजपा की यही गत है कि भाजपा को मदारी पसंद है और भाजपा को खिलाड़ी पसंद नहीं है, योद्धा पसंद नहीं है। ये योद्धत्व की जो बातें होती हैं वो केवल मंचों का नारा होता है और बीजेपी ऐसे ही कैंडिडेट्स सामने में रखती है। जनता दीर्घा भी ये समझती है। अमित जी, मैं आपकी तरफ आऊंगा, कुछ तीखे सवाल करूंगा आपसे। आप समाजवादी पार्टी के साथ कभी रहे, आप अखबार की सुर्खियों में रहे, मीडिया की सुर्खियों में रहे। आपने जब मायावती की मूर्ति तोड़ी, जेल गए, और जिस समय मूर्ति तोड़ी उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी, आप समाजवादी पार्टी के सदस्य थे। इसके बावजूद समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री ने, तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आपको जेल भेजने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। इसके बाद भी आप अखिलेश के साथ लगे रहे। इसके बाद फिर अखिलेश ने आपको तिरस्कार दिया। जिस दिनेश यादव उर्फ निरहुआ को भाजपा ने टिकट दिया है, उस दिनेश यादव को अखिलेश यादव ने पुरस्कार दिया था। तो यह जो पुरस्कार और तिरस्कार का जो खेल है इसकी वजह जानना चाहता हूं कि आपको तिरस्कार क्यों मिला। देखिए, पूरे प्रदेश में जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी 2012 से ये सत्ता परिवर्तन हुआ, तो 2012 से पहले का जो उत्तर प्रदेश में माहौल था 7 से 12 वो बहुत ही कष्टदायक था। हमने मायावती जी के मूर्ति, हाथी पार्क घोटाले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय तक लड़ाई लड़ी। हमने मायावती जी की भ्रष्टाचार और मायावती जी का जो लूट तंत्र था उसके खिलाफ 5 साल तक लड़ाई लड़ी। दर्जनों मुकदमे मायावती जी ने हम पे लगवाए और हम लोग गैंगस्टर गुंडा एक्ट, जिला बदर जैसी बड़ी कार्रवाइयों से रूबरू हुए। हमको अपने घर को छोड़ के लगातार जेल में रहना पड़ा और जितना जुल्म हमारे साथ हुआ, हमारे एनकाउंटर तक के आदेश किए गए, हमारे ऊपर इनाम रखा गया, हमारे घर को जला दिया गया। बीएसपी सरकार में हर समाजवादी विचारधारा के व्यक्ति को जमीन पे डालकर पैरों तले रौंदने का काम बीएसपी प्रमुख मायावती जी ने किया था। इस आंदोलन के चलते हमने सोचा कि भाई अब सरकार बदलनी है, तो सरकार तब बदलेगी जब दूसरी पार्टी कोई आएगी। बीजेपी कहीं दौड़ में नहीं थी। अखिलेश यादव जी पूरे प्रदेश में साइकिल चला रहे थे। मैं बीच में एक सवाल करता चलूं, बीच में टोकूंगा आपको जी कि आपने इसलिए कि इस प्रसंग में एक बात आ जाएगी सामने कि आपने अभी पिछले दिनों एक जगह बयान दिया कि आपने जो मायावती की मूर्ति तोड़ी, यह मूर्ति तोड़ने के लिए अखिलेश यादव ने ही आपको आदेश या परामर्श या सुझाव या उकसावा दिया था। मैं वहीं जा रहा हूं जी। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए, ये मूर्ति पार्क हटना चाहिए और ये जो पैसों की बर्बादी हुई है, जनता में मैसेज जाना चाहिए कि समाजवादी की सरकार आएगी तो बर्बादी नहीं होगी। तो अखिलेश जी ने कहा ठीक है, मैनिफेस्टो में शामिल कर लेते हैं। और अखिलेश जी ने मैनिफेस्टो में शामिल किया कि जब मायावती की सरकार हटेगी और हमारी सरकार बनेगी तो हम उत्तर प्रदेश में जितने हाथी पार्क हैं सब पे बुलडोजर चला देंगे। आप लोगों ने भी सुना होगा, नेताजी ने भी कहा, हमने भी कहा, अखिलेश जी ने भी कहा। उसके बाद जब सरकार बनी तो अखिलेश जी ने कहा कि देखिए, सरकार तो असमर्थ है मूर्ति तोड़ने में। हम लोगों ने तो अंबेडकर नगर का नाम बदल दिया, भीमनगर का नाम बदल दिया है और जो अंबेडकर उद्यान है उसको हमने जनेश्वर मिश्र उद्यान कर दिया है। आप एक काम करिए,
एक ये गंदगी का ढेर है लखनऊ में और नोएडा में, इसको तोड़िए। ऐसा अखिलेश ने कहा। अखिलेश जी ने कहा कि ये मायावती की जो मूर्ति है ये गंदगी का ढेर है और ये उत्तर प्रदेश के माथे पे कलंक है और इस धब्बे को हटाओ। ये संगमरमर का जिस्म खड़ा है लखनऊ में, ये भीतर से काला है, ऊपर से सफेद है, तो इस कालेपन को उत्तर प्रदेश की राजधानी से हटाने का काम करो। हमने तोड़ दी। तोड़ने के बाद में मूर्ति टूटते ही अखिलेश जी बैकफुट पे आ गए। अखिलेश जी ने टेलीफोन करके मायावती से माफी मांगी और कहा कि हम अमित जानी को जेल भिजवाएंगे, आप चिंता मत करिए। तो मुझ जैसे 8 समाजवादी कार्यकर्ताओं को अखिलेश जी ने जेल भिजवाया। ये अखिलेश जी का चलन है, चरित्र है, चेहरा है, जो समाजवाद की बात करता है। डॉक्टर लोहिया कहते थे कि इस देश में जिंदा रहते किसी की प्रतिमा नहीं लग सकती। आधुनिक भारत के मूर्ति भंजक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हैं, लेकिन लोहिया के सिद्धांतों पर चलने का नाटक करने वाले अखिलेश जी ने लोहिया के सिद्धांत पर चलने वाले अमित जानी को राजद्रोह ओब्लिक देशद्रोह के आरोप में सड़ी हुई गर्मी में जिला कारागार लखनऊ में कारावासित करने का काम किया। अच्छा अमित जी, मैं इस बीच में एक सवाल करता हूं कि आप ये बात जो है अखिलेश ने आपको उकसाया और मूर्ति तुड़वाई और उसके बाद बैकफुट पर चले गए जैसा आपने बताया और जेल आपको भिजवा दिया, तो जनता दीर्घा जो है जिसके सामने आप मुखातिब हैं, रूबरू हैं, जनता दीर्घा ये जरूर जानना चाहेगी कि अखिलेश के उकसावे के बारे में आपने पहले मुंह क्यों नहीं खोला, आज ही क्यों आप बात कर रहे हैं? नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं थी उस चीज से। मायावती की प्रतिमा तोड़ने वाले घटनाक्रम से मुझे कोई आपत्ति नहीं थी। मैं सिर्फ अखिलेश जी का चरित्र दिखाना चाहता हूं कि अखिलेश जी जो आज गठबंधन की बात कर रहे हैं कि मायावती जी हमारी बुआ हैं और हम दलितों से बड़ा प्यार करते हैं, दलितों का सम्मान करते हैं, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि दलितों के प्रति अखिलेश जी का जो भाव है वो ऐसा है जैसा उन्होंने मायावती जी के विषय में वर्णित किया था कि गंदगी है। और जब भी कोई दलित आता था मुख्यमंत्री आवास पे उसको भगा दिया जाता था, दलितों की फाइलें फेंक दी जाती थी। जब भी कोई काम के लिए जाता था तो अखिलेश जी कहते थे अगर ये एससी का काम है तो मैं नहीं करूंगा। मैंने अपनी आंखों से मुख्यमंत्री आवास में दलितों की फाइलों को फेंक के मारते मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को देखा है। तो ये आज दलित प्रेम कहां से उमड़ पड़ा? बहुजन समाज पार्टी की जो अध्यक्षा हैं उनके विषय में क्या क्या मुख्यमंत्री कार्यालय में नहीं कहा जाता था, हजारों टिप्पणियां की जाती थी। एक बार तो आप लोगों ने भी देखा होगा जब वहां कौशाम्बी में रैली थी तो कहा ये बुआ नहीं ये फुआ है। तो फुआ किसको कहा जाता है मुझे उत्तर प्रदेश को बताने की आवश्यकता नहीं है। जब रिश्ते इतने खराब थे तो आज ये जो गठबंधन हुआ है ये गठबंधन नहीं है, ये डर है, ये खौफ है, हिंदुत्व का खौफ है। और इसलिए आज अखिलेश यादव जी ना चाहते हुए भी मायावती जी के चरणों में लेट गए हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मायावती ही उनकी बैतरणी को पार लगा सकती है। नहीं अमित जी, एक दूसरा प्रसंग है कि जैसे अखिलेश जी ने जिस तरह से आपके साथ किया और आपको मोहरा बनाया, एक तरह से मोहरा ही बनाया, क्योंकि आपने मूर्ति तोड़ी और मूर्ति तोड़ने के बाद वो मायावती से मिल गए और उन्होंने माफ़ी मांगी और जो कुछ भी हुआ तो उन्होंने एक तरफ आपका मोहरे की तरह इस्तेमाल किया, दूसरी तरफ जो एक प्रखर समाजवादी नेता के रूप में उभर रहा था, जो धर्मनिरपेक्ष जिसकी छवि थी, वो अचानक एक हिंदूवादी अमित जानी में कन्वर्ट हो गया, उसका परिवर्तन हुआ, तब्दीली हुई और उस पर आपको व्यापक जनता की तरफ से एक व्यापक ये मिला आपके पास। लेकिन आपने बीच में जो एक बात शुरू की कि प्रधानमंत्री मोदी नहीं योगी, ऐसा करके आपने एक विवाद छेड़ा, आप फिर सुर्खियों में आए, आपने मुख्यमंत्री आवास के सामने में एक होर्डिंग लगवा दी, आप पर एफआईआर दर्ज हुआ और आप जेल जाने से बचे। लेकिन जिन योगी को लेकर आप आगे बढ़े, जिन योगी के समर्पण की बातें आपने कही योगी के प्रति, आपने यहां तक कहा, मुझको याद है कि आपने कहा था कि योगी का चरणामृत पीने के लिए भी मैं तैयार हूं, ऐसा आपने खुद, आपका बयान है। जिसके प्रति इतनी श्रद्धा हो उस व्यक्ति ने आपको किस तरह से रेसिप्रोकेट किया? वो दिनेश यादव को और निरहुआ को अपने घर पे बुला के गले लगा लिया। और आपको एक रेफरेंस जरूर दे दूं कि आपकी जब गिरफ्तारी का वो चल रहा था तो सरकार ने आपकी गिरफ्तारी का समर्थन किया था। आपने जब जमानत, अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी तो सरकार ने उस याचिका का विरोध दर्ज किया था। तो आपकी ऐसी कैसी भक्ति है? देखिए, तीनों चारों सवाल अलग अलग हैं। जहां तक अखिलेश जी का मोहरा बनाने की बात है तो अखिलेश जी ने तो पूरे प्रदेश के समाजवादियों को मोहरा बनाया। अखिलेश जी ने तो सत्ता में आने के लिए अपने चाचा को मोहरा बनाया। अखिलेश जी ने सत्ता में आने के लिए अपने पिताजी को मोहरा बनाया। अखिलेश जी को येन केन प्रकार किसी भी प्रकार से साम दाम दंड भेद अपना के सिर्फ मुख्यमंत्री बनना था। लोहियावाद समाजवाद से उनका कोई दूर दूर तक लेना देना न कल था।
और ना आज है, और आने वाले भविष्य में भी अखिलेश जी का जो चरित्र है वो कहीं समाजवाद से मैच नहीं करता, उनकी केमिस्ट्री मैच नहीं करती है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं हिंदुत्व की तरफ आने की, समाजवाद को छोड़कर, तो मैं आज भी समाजवादी हूं। क्या डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जय श्री राम का नारा नहीं लगाते थे? उन्होंने कहा कि जय श्री राम नहीं, जय सिया राम कहिए, और रामायण मेला करते थे। अगर ये अखिलेश यादव और ये आजम खान लोहियावादी हैं तो क्यों नहीं मंच से जय सिया राम कहते हैं, क्यों नहीं ये रामायण मेला करते हैं? हिंदुत्व की तरफ मैं लौटा हूं, क्योंकि हिंदुत्व का मतलब ही समाजवाद है। समाजवाद का मतलब है सबको समता मूलक समाज की स्थापना हो, सबको समान दृष्टि से देखा जाए, साम्राज्यवाद खत्म हो। हिंदुत्व भी यही कहता है कि हम नदियों को मां कहेंगे, पत्थरों को पूजेंगे, सांपों को दूध पिलाएंगे और चींटियों की भी पूजा करेंगे, उनको भी आटा डालेंगे। किसी को तंग करना हिंदुत्व का काम नहीं है, ऐसे ही समाजवाद है। जहां तक योगी जी की बात है, योगी आदित्यनाथ जी की चरणामृत पीने की बात है, तो मैंने वो इसलिए नहीं कहा कि वो भाजपा के नेता हैं, मैंने इसलिए भी नहीं कहा कि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, मैंने कहा कि योगी आदित्यनाथ जी हों, अवधेशानंद गिरी जी हों, आचार्य धर्मेंद्र जी महाराज हों, यति नरसिंहानंद सरस्वती जी हों, या जो भी हमारे देश के साधु संत हैं, वो हमारे लिए पूजनीय हैं। ना सिर्फ हम उनका वंदन करेंगे, ना सिर्फ हम उनकी चरण वंदना करेंगे, बल्कि अगर चरणामृत भी पीना होगा तो हम पी लेंगे। तो इस बात पर मैं कायम हूं, योगी जी हमारे संत हैं, और मेरे नहीं है, 100 करोड़ हिंदुओं के भी संत हैं, अखिलेश यादव जी के भी संत हैं। अखिलेश यादव जी को भी योगी आदित्यनाथ जी का चरणामृत पीना चाहिए, पैर छूने चाहिए, वो तो सबके संत हैं। और योगी और मोदी जी की जो बात है पोस्टर लगाने वाली, उसमें मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि किसी भी व्यक्ति का अपना अधिकार है वो किसको प्रधानमंत्री माने। भाई जब आडवाणी जी लाइन में थे तब लोगों ने कहा ना कि मोदी चाहिए, तभी तो मोदी जी आए, तो हमने कहा कि योगी जी चाहिए, तो इसमें क्या आपत्ति है? क्या कोई आपत्ति की बात नहीं है, मेरा तो सवाल है, और सवाल ये है उसको और मैं पुख्ता करता हूं। निरहुआ के टिकट की जहां तक बात है, मैं कहना चाहता हूं कि टिकट में योगी जी की चली कहां है? गोरखपुर के टिकट में भी नहीं चली थी, और मैंने योगी जी से कोई आवेदन थोड़ी दिया। अगर मैंने योगी जी महाराज की जय के नारे लगाए हैं तो मैंने कोई टिकट के लिए आवेदन थोड़ी दिया है योगी आदित्यनाथ जी को। मतलब मैं कुछ चाहता नहीं उनसे, मैं सिर्फ आशीर्वाद चाहता हूं एक संत के नाते। तो आप राजनीतिक तौर पे क्या चाहते हैं? राजनीतिक तौर पे मैं योगी जी से कुछ नहीं चाहता हूं। नहीं, आप बाकी जो हिंदूवादी जो लाइन है आपकी, उसमें क्या चाहते हैं? आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा कहां ले जाएगी? मेरी राजनीतिक महत्वाकांक्षा कुछ नहीं है। मैं चाहता हूं कि मैं मजबूती से लोगों की आवाज उठा सकूं, और आवाज उठाने के लिए एक मंच की आवश्यकता है, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो संसद हो। जब तक व्यक्ति सदन में नहीं पहुंचेगा, जब तक मजबूती से अपनी बात नहीं कह पाएगा, इसलिए मैंने निर्णय लिया कि मैं इस बार सदन में जाने का काम करूंगा, किसी भी प्रकार से मजबूती से संघर्ष करूंगा। अब आजमगढ़ में अखिलेश यादव जी चुनाव लड़ रहे हैं। आजमगढ़ में जो अखिलेश जी चुनाव लड़ रहे हैं वो तो आतंकवादियों के सहारे लड़ रहे हैं, क्योंकि आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने के लिए आजम खान और अखिलेश यादव जी पहुंचे थे हाईकोर्ट ने फटकार दिया था कि ऐसे थोड़ी राज चलता है। तो उनको सहारा किसका है? डी कंपनी के जो सबसे क्लोज व्यक्ति हैं अबू आसिम आजमी, वह डेरा डाले हुए हैं आजमगढ़ में, आईएसआई के जिनके रिश्ते हैं, और इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और आजम खान जो कहते हैं कि नेताजी के जन्मदिन का पैसा दाऊद इब्राहिम और अबू सलेम ने दिया है, डी कंपनी ने दिया है, तो तमाम लोग जो हैं ये आजम खान और अबू आसिम आजमी जैसे अखिलेश जी को आजमगढ़ जिताना चाहते हैं, और अखिलेश जी को इन्हीं का भरोसा है। तो अखिलेश यादव वहां आतंकवादियों के समर्थकों के भरोसे लड़ रहे हैं, मैं हिंदुओं के समर्थन के भरोसे लड़ रहा हूं। तो अब ये तय जनता करेगी आजमगढ़ की कि उन्हें एक आतंकवादियों के सरगना, आतंकवादियों के समर्थक, आतंकवादियों के सरपरस्त, आतंकवादियों के केस वापस लेने वाले अखिलेश यादव को चुनाव लड़ाना अमित जी बीच में ये अमित जानी को जिताना है। अमित जी ये बताइए कि जैसे आजमगढ़ की जो जनता है, आजमगढ़ के जो मतदाता हैं, वो हिंदूवादी उत्तर प्रदेश नवनिर्माण सेना और हिंदूवादी भाजपा, इसमें कैसे फर्क करेगी? देखिए, भाजपा का उत्तर प्रदेश नवनिर्माण सेना कोई मुकाबला नहीं है। जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी जो है हिंदुत्व का बड़ा समंदर है, विराट हिमालय है। लेकिन निरहुआ और अमित जानी की अगर आप बात करेंगे तो निरहुआ जो है उसका कोई संघर्ष नहीं है। अमित जानी ने 32 मुकदमे झेले हैं, जेल काटी 3.5 साल, अपने घर से बाहर रहा, 20 साल का संघर्ष जनता के लिए है। लाठी गोली गिरफ्तारी। मैं 1 मिनट के लिए रोक रहा हूं, मुझको लग रहा है कि आप इस सवाल से बचने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, ये बताइए कि सीधी बात बताइए, इसलिए कि मतदाता का वोट जो है वो आपको तभी जाएगा जब वो ये आपको मानेगा कि ये भाजपा के बरक्स ये ज्यादा हिंदूवादी है। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर मुलायम सिंह यादव जी की तरह 2014 में कोई समाजवादी पार्टी का अन्य कैंडिडेट लड़ा होता तो क्या जीतता? यानी कि वो वोट साइकिल को नहीं मिला था 14 में, वो वोट मुलायम सिंह यादव जी को मिला था। ऐसे ही ये जो वोट है वो भाजपा को नहीं मिलेगा। ये अगर कैंडिडेट रमाकांत यादव जी होते जी तो रमाकांत यादव जी को मिलता। लेकिन अच्छा, फिर दूसरी बात ये दिनेश लाल यादव जी और अखिलेश यादव जी,
इसके अलावा बाकी लोग भी सोच रहे हैं, ठाकुर हैं, बनिए हैं, ब्राह्मण हैं, निषाद हैं, कश्यप हैं, राजभर हैं, कुर्मी हैं, लोधी हैं, कि हम कहां हैं? हम तो कहीं हैं ही नहीं। मैं जातिवादी बात नहीं कर रहा हूं, यादव मेरे साथ है, 35% यादव मेरे साथ है आजमगढ़ में, जातिवादी बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यह टिकट देते हुए निरहुआ का इतना भी नहीं सोचा कि आखिर ये सामाजिक ताने बाने में कैसे फिट होगा और इसका संघर्ष क्या है। निरहुआ ने गाना गाने के अलावा कुछ किया है आज अच्छा, तक? दो स्थितियां अमित जी, सॉरी मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं और ये करता रहूंगा इसलिए कि बातचीत में इस तरह से चलता रहेगा। मुझको ये बताइए अमित जी कि आपके खड़े होने से आप किसका नुकसान करेंगे? नहीं, मैं किसी का नुकसान जैसे मैं इसको स्पष्ट कर दूं, आप समझ रहे हैं मेरे सवाल का आशय कि आप जो खड़े होंगे तो आप जो है, जो हिंदूवादी पक्ष है, आप उसका वोट हासिल करेंगे, तो यानी भाजपा का नुकसान करेंगे आप। तो ये फायदा तो अखिलेश के ही लिए आप करेंगे। नहीं, मैं किसी फायदे नुकसान के लिए नहीं जा रहा हूं, ऐसा नहीं है। 35% यादव भी मेरे साथ है और सैफई, मैनपुरी, इटावा से हजारों साथी आजमगढ़ पहुंच चुके हैं जो वहां पल्ला फला के वोट मांगेंगे यादवों के बीच में। और वहां यादवों के जो सैकड़ों गांव हैं उनमें मेरी आने में जनसभा लगी हुई है। तो यादव मेरे साथ है, समाजवादी मेरे साथ है, लोहिया का विचारक मेरे साथ है और शिवपाल यादव जी से मैंने समर्थन मांगा है इस लड़ाई में, वो भी मेरे साथ रहेंगे। आप कैसे कह सकते हैं कि बीजेपी का नुकसान होगा? और बीजेपी और सपा के नुकसान फायदे के लिए नहीं जा रहा हूं मैं किसी का नुकसान करूं, किसी का फायदा करूं ना। मैं बीजेपी का एजेंट हूं ना अखिलेश यादव का एजेंट हूं। मैं चुनाव जीतने जा रहा हूं ताकि आजमगढ़ में मैं डेवलपमेंट कर सकूं, नजीर बना सकूं, आजमगढ़ को इतना विकसित कर सकूं और आजमगढ़ के लोगों के लिए लड़ सकूं। मैं अपनी राजनीतिक पायदान बनाना चाहता हूं। बहुत अच्छी बात है, आप बड़ी ईमानदारी और बेबाकी से अपनी बात कहते हैं अमित जी, और इसके लिए आप जाने भी जाते हैं। और उसी बेबाकी से इस सवाल का भी जवाब दीजिएगा कि ये जो पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी होती है, राजनीतिक जो अवसरवाद है, इस अवसरवाद में आप कहां हैं, भाजपा कहां है और अखिलेश कहां है? देखो, अखिलेश यादव जी तो इस समय बुआ जी की गोद में है और बुआ जी उनको उतार के फेंक देंगी 23 मई के बाद, क्योंकि बुआ जी को मुख्यमंत्री बनना है 2022 का और अखिलेश जी को भी मुख्यमंत्री बनना है। तो जैसे 6 महीने पहले दूसरे को गाली देते थे, एक दूसरे की आलोचना करते थे, 23 मई के बाद ऐसा ही देखने को मिलेगा। सब एक दूसरे पे ठिकरा फोड़ेंगे। जहां तक बीजेपी की बात है, मैं पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी से मजबूत राष्ट्रवादी पक्ष किसी को पाता नहीं हूं और पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की मुखालफत करने की कोई एक दो वजह हो सकती है, लेकिन सपा बसपा के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी की मुखालफत करने की कोई एक वजह भी अगर दिन के 12 बजे दोपहर में सर्चलाइट लेके ढूंढोगे तो नहीं मिलने वाली है। इसलिए मैंने पहले भी कहा था कि मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनने चाहिए, मैं भी चाहता हूं। लेकिन मैं इस लोकतंत्र में कहां हूं, ये देश की जनता तय करे, आजमगढ़ की जनता तय करे। मैंने 20 साल संघर्ष किया है, 20 साल के संघर्ष में, 20 साल के संघर्ष में आजमगढ़ में अगर लड़ना चाहता हूं, क्या राजा का बेटा ही राजा बनेगा? ये तो ठीक बात है, ये क्लियर है। ये डेमोक्रेटिक आपका बीजेपी का सिंबल नहीं, आपका लोकतांत्रिक अधिकार है। और इसमें जहां तक बाहरी कैंडिडेट का सवाल है तो उसमें आप भी बाहरी कैंडिडेट है और अखिलेश यादव भी बाहरी कैंडिडेट है, तो इसलिए बाहरी कैंडिडेट का कोई अब प्रसंग नहीं बनता। इसलिए कि बीजेपी ने भी तमाम जो उम्मीदवार उतारे हैं वो सब बाहरी ही उम्मीदवार है, बहुत सारे उम्मीदवार बाहरी हैं। अब मैं एक सवाल जो कर रहा हूं कि आपने जो इशारा किया कि वहां जो है दाऊद का पैसा खर्च हो रहा है और अबू आसिम आजमी, खैर वो कंट्रोवर्शियल तो समाजवादी पार्टी के नेता रहे ही हैं, तो अबू आसिम आजमी और ये सारे तत्व जो हैं वो वहाँ पर अपना वो एक बिछा रहे हैं, एक बिसात बिछाए हुए हैं। इसमें अमित जानी इस बिसात को किस तरह से तोड़ेंगे या उसको उस पर असर डालेंगे? और इसके रेफरेंस में क्या मुख्य चुनाव आयुक्त को इस बात की भनक थी कि वहां ऐसा तनाव होगा, इस वजह से उन्होंने डीजीपी को कहा कि इनकी सुरक्षा व्यवस्था ठीक की जाए, या आपने उनसे आग्रह किया कि सुरक्षा व्यवस्था ठीक? देखिए, मैंने मुख्य चुनाव आयुक्त जो है उनको कहा, लिखा कि आजमगढ़ जो है वो वैसे तो राहुल सांस्कृत्यान और कैफी आजमी साहब का जिला है, लेकिन इन लोगों ने, अबू आसिम आजमी जैसे लोगों ने और समाजवादी लोगों ने, तथाकथित समाजवादी, लेकिन अमित जी बीच में एक बात के लिए रोकूं जी, और इसमें चूंकि मैं थोड़ा सा उम्र का भी तकाजा है, अनुभव है जी। आजमगढ़ केवल कैफी आजमी नहीं और जिनका नाम राहुल सांकृत्यायन का नहीं है।
और आजमगढ़ जो है वो रत्नाकर ऋषि का क्षेत्र है। जी, जी, जी। दुर्वासा मुनि जी, दुर्वासा मुनि का आश्रम रहा है। जी, जी। और वो जो है बड़ा वो, लेकिन उसको जो ये इतनी बड़ी धरोहर है देश की, समाज तथाकथित समाजवादियों ने या कहीं अबू आसिम आजमी जैसे और आजम खान जैसे लोगों ने एक जगह आतंकगढ़ बना दिया है। आजमगढ़ को आतंकगढ़ बना दिया है। बनाने का भाजपा को कितना दोषी मानते हैं? भाजपा कहां दोषी है? भारतीय जनता पार्टी ने तो आते ही जो है चुगने का काम किया है, एनकाउंटर कर करके। लेकिन अखिलेश जी ने तो आतंकवादियों घरों पे निमंत्रण भेज भेज के, भाई आपने देखा मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, आप जब आजमगढ़ जाएंगे अमित जी तो ये मुझ पर अटैक करेंगे। तो नहीं, आजमगढ़ जाएंगे तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि वो जो है वो तमसा नदी के किनारे है आजमगढ़, और ये दुर्वासा और दत्तात्रेय और गोविंद साहब और अवंतिकापुरी का जो भंवरनाथ मंदिर है, ये सब बड़े पुण्य स्थल रहे हैं। अगर हिंदूवादी दिमाग से अगर देखें, हिंदूवादी दिमाग से नहीं, आप धर्म हिंदू आस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आप ये बताएं कि पिछले 5 साल से केंद्र में मोदी जी की सरकार है और उत्तर प्रदेश में 2 साल से योगी जी की सरकार है, जिसके आपके श्रद्धेय हैं। आप ये बताइए कि आज खंडहर की तरह वो जो भंवरनाथ मंदिर और ये सब जो पड़ा हुआ है, दुर्वासा मुनि का आश्रम, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, तो आप किसको ज्यादा हिंदूवादी मानते हैं भाई? देखिए, हम लोग तो जब वहां जाएंगे और वहां की सारी स्थितियां परिस्थितियां अवलोकित करेंगे, तो अब हम मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा करेंगे और उस तरफ मुख्यमंत्री जी का और प्रधानमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करने का काम करेंगे। हम तो आजमगढ़ को, आप इस पर जवाब नहीं दे रहे हैं कि उनका ध्यान क्यों नहीं गया? नहीं, हम तो इसलिए कि वहां पर वोट नहीं है। हम तो आजमगढ़ को नहीं, केवल अयोध्या में वोट है और वाराणसी में वोट है। हम तो आजमगढ़ को चंडीगढ़ बनाने के लिए जा रहे हैं। हमसे आजमगढ़ के विकास की बात करिए, डेवलपमेंट कैसे होगा। हम चाहते हैं कि आजमगढ़ से हम जीतें, आजमगढ़ के लोगों को रोजगार दें, आजमगढ़ के लोगों को नौकरियां दें, आजमगढ़ के लोगों का सर्जन करें, आजमगढ़ में इतना बड़ा विकास का एक पैमाना खड़ा कर दें ताकि लोग कहें कि दूसरा को। मेरा जो सवाल है, मेरी जिज्ञासा है, समझ आप मुझे क्यों ये है, मेरे नाम क्यों बिल काट रहे हैं? योगी आदित्यनाथ जी ने क्या नहीं किया, मोदी जी ने क्या नहीं किया, उसका बिल मेरे नाम फाड़ोगे? मैं तो योगी जी का बड़ा सम्मान करता हूं। एक बात कह रहा हूं कि बिल फाड़ने की बात नहीं है, और हम बिल क्यों नहीं फाड़ें? अगर आप गलत काम करेंगे तो हम बिल फाड़ेंगे आपका, अगर बिल उसको कहते हैं तो। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि आप जो है आजमगढ़ को एक तथाकथित रूप से एक आतंकवादी जिला और एक आतंकवादी जिला बार बार आप मंचों से बताते हैं। नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, तमाम भाजपा नेताओं के बारे में बात कर रहा हूं। हाँ। लेकिन उन भाजपा नेताओं ने, मैंने आधा दर्जन आपको धर्म स्थल के बारे में बताए जो उपेक्षित पड़े हैं, वहां पर वोट नहीं है, इसलिए भाजपा का ध्यान नहीं है। आप ये बताइए जनता दीर्घा को कि आप अगर वहां के सांसद बनेंगे तो जो भाजपा ने नहीं किया है वो सब काम आप करेंगे, वो सब काम करेंगे। तो आपको ये स्वीकार करना होगा कि भाजपा ने ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा जिस आजमगढ़ को समाजवादी आतंकगढ़ बनाने में तुले हैं, अमित जानी उसे चंडीगढ़ बनाने के लिए जा रहा है। और जब विकास का ही दृष्टिकोण है, वहां जो धर्मांतरण हो रहे हैं, वहां जो आतंकवाद की नस्लें पैदा हो रही हैं, वहां जो सिमी का बीज पनप रहा है, वहां जो मुंबई अंडरवर्ल्ड और आईएसआई के संरक्षण में लोग पल रहे हैं, उन सबका समूल समापन तब होगा जब कोई। और एक बात बताइए सर, आजम खान जो है रामपुर से सदन में जाने की तैयारी कर रहे हैं, और ओवैसी हैदराबाद से जाने की तैयारी कर रहे हैं, और कन्हैया बेगूसराय से जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो इस देश की जनता को ये तय करना पड़ेगा कि कन्हैया कुमार, अबू आसिम आजमी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं अमित जी, तुरंत लौटते हैं, और बहुत ही महत्वपूर्ण मसला है ये, हम इस पर फिर लौटते हैं। नमस्कार, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आमने सामने, और हमारे सामने हैं उत्तर प्रदेश नवनिर्माण सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित जानी। अमित जानी, ब्रेक के पर जाने के पहले आप आजम खान और कन्हैया के बारे में कुछ कह रहे थे। आजम खान से जुड़ा एक सवाल है, लेकिन आप पहले कन्हैया के बारे में कह लें, उसके बाद आप। मैं ये कह रहा था कि देश की जनता ये तय करे कि अमित जानी ने कितना संघर्ष किया है, हिंदूवादियों के लिए अमित जानी ने कितनी लड़ाई लड़ी है, और बाकी लोगों के लिए भी कितनी लड़ाई लड़ी है। आज जब 36 साल की उम्र में 35 मुकदमे लेके और 3.5 साल जेल काट के अमित जानी चुनाव लड़ने की बात करता है, तो अमित जानी का साथ क्यों नहीं दिया जाए? हैदराबाद से ओवैसी सदन में जाने के लिए तैयार बैठे हैं, इधर आजम खान रामपुर से चुनाव लड़के सदन में जाने के लिए तैयार बैठे हैं, बेगूसराय से कन्हैया कुमार चुनाव लड़ने की बात करता है, तो जो देशद्रोही विचारधारा के लोग हैं वो उसको 28 घंटे में 28 लाख रुपए चंदा देके मदद करते हैं।
तो देश का जो विराट हिंदू समाज है 100 करोड़ का, वो मुझे सदन क्यों नहीं भेज सकता है? पूरा देश मुझे आजमगढ़ से सदन में भेजना चाहता है। मैं नहीं लड़ना चाहता आजमगढ़ के चुनाव। पूरे देश में करोड़ों लोग कहते हैं कि अमित भाई चुनाव लड़ो, और पूरे देश से 29 राज्यों से सारा का सारा हिंदूवादी आजमगढ़ में डेरा डालेगा। पूरा देश मुझे तन मन धन से चुनाव लड़ा रहा है। ये चुनाव मेरा चुनाव अच्छा, थोड़ी है। अमित जी, आधा घंटा कैसे निकल गया ये पता ही नहीं चला। अब जो आधा घंटा है मैं जल्दी जल्दी सवाल रखूंगा, आप जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। सवाल है कि आजम खान के खिलाफ आप लगातार प्रतिक्रियात्मक आपका एक बयान आता रहा है। आजम खान के खिलाफ आप चुनाव में क्यों नहीं उतरे? आजम खान के खिलाफ इसलिए चुनाव मैदान में नहीं उतरे हैं क्योंकि आजम खान के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का मजबूत कैंडिडेट चुनाव मैदान में है। ठाकुर अमर सिंह जी ने वो टिकट कराया है, जयप्रदा जी चुनाव मैदान में है, जयप्रदा जी जीत रही हैं। और दुर्भाग्य होगा इस देश का कि अगर आजम खान सदन में जाएंगे, और जाएंगे तो फिर हम दिल्ली में देखेंगे। जी नहीं, दिल्ली में क्या देखेंगे इस पर देखेंगे, बकरा ईद मनाएंगे। बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? अब मीठी ईद के बाद तो बकरा ईद आने वाली है। अभी इस पर बाद में आते हैं। आप साधु सन्यासियों के तमाम समागम करते रहे हैं और साधु सन्यासियों के बीच में आपकी एक अच्छी खासी पकड़ भी है, और आपके प्रति साधु सन्यासियों ने तमाम, प्रज्ञा भारती और कई नाम है, जैन सरस्वती, इन सब लोगों ने आपके प्रति समर्थन भी जताया है। आप स्पेसिफिक बताइए कि आप जब आजमगढ़ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो साधु सन्यासियों की क्या मदद मिलेगी आपको? आपको साधु सन्यासियों का क्या आशीर्वाद सारा मिलेगा? जो विराट हिंदू समाज है और साथ में जो संत समाज है वो सब आजमगढ़ में होंगे। आचार्य धर्मेंद्र जी महाराज, यति नरसिंहानंद जी महाराज, इसके अलावा अपने सुधांशु जी महाराज, देव मुरारी बापू जी और योगी सुखराई नाथ जी। मैं नाम नहीं ले सकता, इतनी लंबी लिस्ट है। ऐसा लगेगा कि आजमगढ़ में कुंभ का मेला है। साधु साधु नजर आएंगे। तो भाजपा वाले क्या रिएक्ट करेंगे इस पर? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि मैं किसी भाजपा सपा के रिएक्ट के लिए जा ही नहीं रहा हूं। सर, मुझे एमपी बनना है, मुझे किसी को खुश और नाराज नहीं करना है, मुझे सदन में जाना है। मैं बीजेपी को खुश करता रहूं, सपा को खुश करता रहूं, मायावती की मूर्ति तोड़ता रहूं, कन्हैया कुमार के लिए हथियार लेके जेल में घुस जाऊं, फिर जेल जाऊं, ये सब मैं कब तक करता रहूं? जैसा मैंने कहा कि जल्दी जल्दी सवाल पूछता जाऊंगा, और जल्दी से सवाल यह है कि लोग कहते हैं कि शिवपाल जी ने आपको अखिलेश के खिलाफ भेजा है। देखिए, शिवपाल जी की भूमिका मुलायम सिंह जी के चुनाव में यह थी कि अगर शिवपाल सिंह जी वहां पे आजमगढ़ के प्रभारी 2014 में नहीं होते तो 2 लाख वोट कम पड़ती, 2 लाख वोट कम पड़ती। तो शिवपाल जी की 2 लाख वोट तो है वहां। वो तो 60,000 से जीते मुलायम सिंह। हाँ, शिवपाल जी की 2 लाख वोट तो आजमगढ़ में है। हाँ, 2 लाख वोट तो शिवपाल जी के नाम से आजमगढ़ में है। और शिवपाल जी का जो 2 लाख वोट है वो ना अखिलेश जी को जाएगा, ना ही निरहुआ को जाएगा। शिवपाल जी की उन वोटों का वारिस तो अमित जानी है। ये आप दावे के साथ कह रहे हैं? अरे सर, मैं शिवपाल जी इनकार कर दें कि मैं अमित जानी कोई मदद नहीं, तो फिर इस बात से क्यों इनकार करते हैं कि आपको शिवपाल ने नहीं भेजा है? नहीं, शिवपाल यादव जी का जो संघर्ष है पूरे प्रदेश में, और जो 2-2.5 लाख वोट हर जिले में उनका अपना है, उसमें आजमगढ़ जिला जो है वो प्रमुख है। मैंने कहा ना कि मुलायम सिंह जी को जिताने में शिवपाल सिंह जी की मैनपुरी में भी भूमिका रहती है और आजमगढ़ में भूमिका थी। तो अब नेताजी तो लड़ नहीं रहे हैं कि शिवपाल जी की मजबूरी है नेताजी को जिताना आजमगढ़ से। अब तो वो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है जिसने शिवपाल यादव जी का अपमान किया है। तो कोई व्यक्ति दुर्योधन को क्यों जिताएगा? लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं अमित जी, और इसको ध्यान से सुनिएगा। निरहुआ को आजमगढ़ से उतारने के पीछे लोग ऐसा बताते हैं, जो बड़े और वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो ये बताते हैं कि भाजपा और सपा की समझदारी हुई है इस मसले में, और इसीलिए भाजपा ने एक कमजोर उम्मीदवार को वहां से उतारा है, इसलिए कि वो जो है उसका फायदा अखिलेश यादव को मिले। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? किसका गेम फिक्स है? मैं फिर कहना चाहता हूं, बीजेपी का अगर कोई आजमगढ़ में अखिलेश यादव जी से फिक्स हो गया है मैच, मुझे उस बारे में नहीं जाना, मुझे उन लोगों के बारे में सोचना है ये बात, घर में रोटी नहीं है खाने के लिए। समय जल्दी जल्दी भाग रहा है। अब इतना जरूर क्लियर है, आजमगढ़ में मेरे सामने नहीं है, मेरे सामने में रोजगार नहीं है। सुनिए, आजमगढ़ में नौजवान जो है वो ठीक बात है। हाँ अमित जी, एक बात साफ है कि जो जनता दीर्घा के पास भी साफ है कि आप जो हैं बीजेपी के खिलाफ वो जो कड़ा बयान है वो देने से बच रहे हैं, और शिवपाल के खिलाफ कोई बयान देने से बच रहे हैं आप। अच्छा, बहरहाल ये बताएं कि आप जो हैं जिस तरह से वहां पर वोटों का हिसाब किताब है, 16% वहां पर मुसलमान हैं, 25% दलित हैं, और उसके बाद जो बाकी लोग हैं 51% बाकी लोग हैं। अब इसमें जो है, इसमें अमित जानी अपने आप को कहां फिट पाते हैं? जल्दी से बताइए। दलितों के बीच में हम जाएंगे, दलितों को अखिलेश यादव जी की असलियत बताएंगे और आजम खान का वो बयान सुनाएंगे जिसमें उन्होंने कहा कि चांदी के वर्क में गू लपेट के लाओगे
तो अंदर से तो गुई निकलेगा चांदी का वर्क। हम कहेंगे इसको क्यों खा रहे हैं अखिलेश यादव और आजम खान, दलितों के बीच में हम जाएंगे, सारे दलित नेता तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक बात है बाकी लोगों की, मुसलमानों को आप छोड़ दीजिए, जिसको कलाम प्यारे होंगे हमें हमारे साथ आ जाएगा, जिसको कसाब प्यारा होगा वो अखिलेश यादव जी का समर्थक जन्मों जन्मांतरण से है, उसमें कोई दो राय नहीं है। हम अपनी बात करेंगे राजभर के बीच में, निषाद के बीच में, त्यागियों के बीच में, जो भूमियार कहलाता है, कुर्मियों के बीच में, लोधियों के बीच में, जो वहां निषाद है उसके बीच में, ठाकुर बनिया ब्राह्मण जो है, चूंकि हमने मायावती की मूर्ति तोड़ी थी, हमको ठाकुर बनिया ब्राह्मण में पसंद करता है। आप ये समझ लीजिए कि मुकाबला हमारा और अखिलेश जी का ही है, मुकाबला निरहुआ का है ही नहीं। ये चुनाव अखिलेश यादव बनाम अमित जानी है, और एक तरफ परिवारवाद है, एक तरफ संघर्षवाद है, और आजमगढ़ हमेशा संघर्ष की पूजा करता है। नेताजी को इसलिए आजमगढ़ ने नहीं जिताया कि वो अखिलेश यादव के पिता थे। ऐसा तो नहीं अमित जी, आप फिर इस सवाल से बचिएगा, लेकिन ऐसा तो नहीं कि चूंकि योगी जी के प्रति आपका एक समर्पण भाव है तो हिंदू युवा वाहिनी ने आपको समानांतर रूप से वहां पर प्लांट किया हो? हिंदू युवा वाहिनी तो हमारे साथ है ही, हिंदू युवा वाहिनी हमारे साथ है, बजरंग दल हमारे साथ है, विश्व हिंदू परिषद हमारे साथ है, तमाम जो हिंदूवादी संगठन हैं वो कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आपको हमारे पक्ष में वहां दिखाई देंगे। अभी चुनाव की चौसठ बिछी है, 40 दिन है, स्पष्ट है। ये जो 40 है चुनाव का, इसमें जो है आप देखिएगा कि किस प्रकार से तमाम हिंदूवादी धीरे धीरे नाराजगी है इस बात को लेके, नाराजगी है। अगर रमाकांत यादव जी चुनाव लड़ते तो मैं नहीं लड़ता, रमाकांत जी का बड़ा संघर्ष है, मैं उनके चरण छू के आशीर्वाद लेने जाऊंगा रमाकांत जी घर पे, उनका बड़ा संघर्ष है। रमाकांत जी लड़ते तो मैं नहीं लड़ता, लेकिन आप कहीं से उठा के ले आए किसी को, गायक को, और गाएगा या संसद में जो है आपकी बात करेगा। संसद में जाने के लिए आजमगढ़ सीट से कम एक दमदार व्यक्ति होना चाहिए। आजमगढ़ मर्दे मुजाहिदों का जिला है, आजमगढ़ जो है उसके लोगों के अंदर पौरुष है, तो वहां कोई ऐसा ही सांसद होना चाहिए ना जो आजमगढ़ के नाम को डुबोए ना, शर्मिंदा ना करे। अच्छा, आप ये बताइए अमित जी कि मुलायम सिंह के चुनाव में क्या 5 करोड़ रुपए आपने देने की पेशकश की थी? और अखिलेश ने वो पैसा डिंपल के लिए देने के लिए कहा? शिवपाल जी ने कहा। ये अफवाह है या शिगुफा है? नहीं, या ऑथेंटिक बात है? देखिए, शिगुफा, अफवाह और जुमला, इन तीनों चीजों से जाने को कोई मतलब नहीं है। मैं आजमगढ़ में चुनाव लड़ा रहा था नेताजी को 2014 में, अखिलेश जी ने फोन करके मुझे मुख्यमंत्री आवास बुलाया, कहा कि वहां क्यों टाइम खराब कर रहे हो, धक्के खा रहे हो, अरे कन्नौज जाओ। मैंने कहा कन्नौज क्यों? नेताजी बोले नेताजी चुनाव जीते हारे मुझे कोई लेना देना नहीं है, कन्नौज से मुझे मतलब है, कन्नौज नहीं हारने चाहिए। तो मैंने कहा वो फंड जो है, जो हमने कार्यकर्ताओं चंदा इकट्ठा किया है, लगभग 5 के करीब है, उसका क्या करें? उन्होंने कहा उसको कन्नौज दे दो, नेताजी से मुझे कोई मतलब नहीं है उस सीट से। एक बात बताइए, मैं यही इसी सवाल से एक जवाब निकलता है कि जब नेताजी के चुनाव से 2014 में अखिलेश जी को कोई मतलब नहीं था और नेताजी को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से अखिलेश जी ने जबरन हटा दिया, तो फिर नेताजी की सीट को विरासत में खुद लेने का क्या तरीका है? अखिलेश यादव जी आजमगढ़ क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि नेताजी जीते वहां से चुनाव। अब जब नेताजी को उन्होंने पिता ही नहीं माना, राष्ट्रीय अध्यक्ष ही नहीं माना, तो सीट पे खुद को वारिस क्यों मान रहे हैं? ये सवाल उनसे यादव पूछेगा, और शिवपाल समर्थक भी पूछेगा, और जो आक्रोशित यादव है वो भी पूछेगा। अच्छा अमित जी, ये सवाल है कि आपने जो उत्तर प्रदेश नवनिर्माण सेना का गठन किया, ये उस समय गठन किया जिस समय महाराष्ट्र में और बाकी दूसरी जगहों पे जो लोगों का अपमान हो रहा था, जब अबू आसिम आजमी पिट रहे थे, तब उनकी इज्जत हम ही बचा रहे थे। तो उत्तर भारतीयों का जब अपमान हो रहा था, उस समय नवनिर्माण सेना का आपने गठन किया था। आप ये मानते ही और जानते हैं कि जो उत्तर भारतीयों का जो अपमान हुआ उसमें ज्यादातर पूर्वांचल के लोग थे। आज आप पूर्वांचल से चुनाव मैदान में उतरने जा रहे हैं, तो आपने पूर्वांचल के लोगों का जो मनोबल है उसको ऊंचा रखने के लिए अभी तक क्या किया? उत्तर प्रदेश नवनिर्माण सेना ने जब यूपी के लोग, खासकर पूर्वांचल आजमगढ़ बनारस बलिया के लोग वहां पिट रहे थे, तो हम लोगों ने उत्तर प्रदेश नवनिर्माण सेना बना के यहां विरोध किया। शिवसेना दफ्तर तोड़ने और एमएनएस दफ्तरों में आगजनी के मुकदमे हम पे दर्ज हैं। और जब अबू आसिम आजमी को थप्पड़ मारा गया महाराष्ट्र की सदन में मन से विधायकों द्वारा, तो उसके विरोध में 10 मुकदमे हम पे दर्ज हुए। जब इनको थप्पड़ लग रहा था अबू आसिम आजमी को, तब हम इनकी इज्जत बचाने के लिए लड़ रहे थे, सिर्फ इसलिए कि आजमगढ़ के हैं, हमारे यूपी के हैं। लेकिन ये तो आतंकवादी हो गए, रोहिंग्याओं के एजेंट हो गए, आईएसआई के एजेंट हो गए, डी कंपनी के गुर्गे हो गए। तो साहब, हमने जिससे वफा की है वो गद्दार निकला है। ये हमारे साथ होता है, हमारी कुंडली में चांडाल योग है। अखिलेश यादव गद्दार निकले, अबू आसिम गद्दार निकले,
हम तो लड़ाई लड़ते रहे हमेशा उत्तर प्रदेश के लोगों की, और आजमगढ़ के लोगों को जो वहां मारा जा रहा था, बलिया, बस्ती, श्रावस्ती, सुल्तानपुर, बहराइच, रायबरेली, अमेठी के लोगों को जो मुंबई मारा जाता, उसके लिए हमने पार्टी बनाई उत्तर प्रदेश नवनिर्माण सेना। हम खूब लड़े, हम जेल रहे एक साल तक लगातार इन्हीं मामलों को लेके। हमने गैंगस्टर गुंडा एक्ट की कार्रवाई इन्हीं मामलों में झेली है। हमने बैंक को महाराष्ट्र में ताला लगवाया, हमने उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रोटेस्ट किया, घर नहीं जाते थे, हमने सो नहीं पाते थे। ये जो आज स्थिति हो गई है, 35 साल की उम्र में 45 साल का नजर आता है। नहीं, ऐसा नहीं लगता। बहुत संघर्ष किया है हमने। हमें चांदी का चम्मच मुंह में लेकर हम पैदा नहीं हुए कि अब चुनाव आया तो आजमगढ़ चल दिए मुंह उठा के कि मुझे चुनाव लड़ना है आपके यहां से, और कहते हैं कि आजमगढ़ हमारी जागीर है। कल एक सपा के नेता से बात हो रही थी तो वो कह रहा था कि आजमगढ़ में तो कुत्ता भी खड़ा कर देंगे अखिलेश, तो कुत्ता भी जीत जाएगा। ये तो गलतफहमी है नेताओं की, ये तो गलतफहमी है नेताओं की कि हम कुत्ता खड़ा कर देंगे कुत्ता जीत जाएगा, हम कहा भाजपा से कुत्ता खड़ा कर देंगे तो कुत्ता जीत जाएगा, हम सपा से कुत्ता खड़ा कर देंगे कुत्ता। ये गलतफहमी लोगों की निकालनी है कि तुम्हारे बाप की बपोती नहीं है आजमगढ़। आजमगढ़ जो है वो आजमगढ़ के लोगों का है, और आजमगढ़ की जनता जिसको चाहेगी वो चुनाव मैदान में जीतेगा। और जहां तक बात है मुख्य चुनाव आयुक्त की डीजीपी को पत्र लिखने की, ये लोग मुझे धमकी देते हैं कि एसिड फिकवा देंगे, बम फिकवा देंगे, मॉब लिंचिंग करा देंगे, यादव बहुल्य क्षेत्र में आके दिखाओ। क्यों? यादवों के ठेकेदार है अखिलेश यादव, यादवों के ठेकेदार हैं अखिलेश यादव, और कहते हैं कि मॉब लिंचिंग करा देंगे समाजवादी पार्टी के नेता। और रामगोपाल यादव जी के गुर्गों ने मुझे फोन किया था 25 मार्च को, और मेरी गाड़ी BMW घेरने की कोशिश की थी चारों तरफ से। तो ये लोग जो है मेरे खिलाफ बड़ा षड्यंत्र भी कर रहे हैं आजमगढ़ में। इनका प्लान है कि अमित जानी को गोली से भून दिया जाए। पहले भी धमकी आई है AK-47 से भून देंगे। आजम खान के समर्थन में दाऊद इब्राहिम कंपनी के किसी गुर्गे की। आजमगढ़ से लगातार मुझे फोन आते हैं कि बम से उड़ा देंगे, बनिए की औलाद है तू, तेरा काम आजमगढ़ में चुनाव लड़ना नहीं है। ये कोई मंडी नहीं है, आजमगढ़ जो है मंडी नहीं है बनियों की, गेहूं की, खल की या यूरिया की। इसलिए अपना रास्ता नाप, आजमगढ़ घुसेगा तो मार देंगे, काट देंगे। कोई कहता है जूते की माला डालेंगे, कोई कहता है कि गर्दन काट देंगे, कोई कहता है लाठी तेल पिला के रखी हुई है। ये समाजवादियों की गुंडागर्दी है, और इसी गुंडागर्दी को उल्टा करके घुसेड़ने अमित जानी जा रहा है। अमित जानी को डर के थोड़ी जा रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त को मैंने सिर्फ आगाह किया है, डीजीपी साहब को आगाह किया है कि वहां बवाल हो सकता है आजमगढ़ में। मैं डर नहीं गया हूं आजमगढ़ में इनकी गुंडागर्दी से। जो गुंडागर्दी करेगा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था है कि जान बचाने के लिए आप भी हथियार उठा सकते हैं। अगर कोई मुझ पर हमला करेगा, चाहे वो समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव भी हो, मैं हाथ बांध के तो खड़ा नहीं रहूंगा, फिर जवाब तो मैं भी दूंगा। हमारे जो साथ में 500 नहीं तो अमित, हम लोगों भी मैं एक क्षण के लिए कोई सपा बसपा का नेता अगर कैजुअलिटी का शिकार हो जाए हम पे हमला करने के चक्कर में, तो उसके जिम्मेदार मायावती अखिलेश यादव होंगे, अमित जानी नहीं होगा। नहीं, लेकिन अभी अमित जी, जैसे मान लीजिए कि आप तो भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रणाली के तहत आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और ये जो चुनाव को लेकर जो आपकी जो तीखी जो प्रतिक्रिया है, इससे तनाव बढ़ता है कि नहीं? नहीं, मेरी प्रतिक्रिया नहीं सर, उनकी धमकियां हैं, उससे तनाव बढ़ता है। उनकी धमकियां हैं, मार देंगे, काट देंगे, गोली से उड़ा देंगे, जूते से मारेंगे, लाठी तेल पिला के रखी हुई है, मुंह काला करेंगे और एसिड फेंक देंगे, AK-47 से भून देंगे। ये उनकी धमकियां हैं। उनकी धमकियों के जवाब तो इन धमकियों के बारे में आपने सरकार को इत्तला की? बिल्कुल, मैंने मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखा है, मुख्य चुनाव आयुक्त ने डीजीपी साहब को लिखा है, मैंने डीजीपी साहब को भी लिखा है, डीजीपी साहब ने आईजी जोन बनारस को, डीआईजी आजमगढ़ को और एसएसपी आजमगढ़ को लिखा है। और मैं कोई डर नहीं रहा हूं इन धमकियों से। मैं फिर कह रहा हूं, ये जो कह रहे हैं बनिए के बेटे तू वहीं रहे, तू डर जा, मैं डर नहीं रहा हूं। ऐसा नहीं है कि वो आतंकगढ़ बन गया है इनके बनाने से। आजमगढ़ में मैं जाऊंगा और मैं सिर्फ एक प्रतिक्रिया दे रहा हूं कि अमित जानी के कॉलर पे हाथ डलेगा तो अपनी कॉलरों को भी सुरक्षित रखना। जिनके अपने घर शीशे के होते हैं वो दूसरों की तरफ पत्थर नहीं फेंका करते। मैं भी जो है कहीं अमेरिका से नहीं आया हूं, इसी उत्तर प्रदेश का बेटा हूं, इसी उत्तर प्रदेश में पैदा हुआ हूं, मेरठ की क्रांतिकारी धरती से। और आजमगढ़ क्रांतिकारी धरती का आए हुए किसी व्यक्ति का सम्मान करना जानता है। और आजमगढ़ में हमारे 10,000 से ज्यादा साथी हैं। मैं तो सिर्फ इसकी प्रतिक्रिया दे रहा हूं कि हम पे हमला करोगे तो हम हाथ नहीं जोड़ेंगे, हम गांधीवादी नहीं है। एक गोली हमारे ऊपर चलाओगे तो फिर हमारी तरफ से भी गोलियां चल सकती हैं। हम पे हमला करोगे तो हमारे लोग भी हमला करेंगे। 2014 का जो आपने जिक्र किया था, 2014 के चुनाव का, तो उस समय मुलायम चुनाव लड़ रहे थे और मुलायम के समानांतर रमाकांत यादव थे, और रमाकांत यादव से मात्र 60,000 वोटों से वो जीत पाए। रमाकांत यादव जैसी पर्सनैलिटी को भाजपा ने टिकट नहीं दिया।
अब वो जो अगर चुनावी गणित का अगर आकलन किया जाए तो आपको क्या लगता है, अमित जानी को क्या लगता है कि अमित जानी कितना क्या हासिल कर पाएंगे? देखिए, मैंने बताया कि 35% यादव जो हैं, जो चाहते थे कि नेताजी चुनाव लड़ेंगे तो भी हम तुम्हारे साथ रहेंगे अमित भाई, वो तो हमारे साथ हैं ही। जो अखिलेश जी के जाने से नाराज हैं वो 50% हो गए हैं, वो शिवपाल जी की वजह से भी और वैसे भी हमारे साथ रहेंगे। अब बात आती है बाकी लोगों की, मैं जातीय समीकरण में जाना नहीं चाहता, लेकिन तिलक तराजू और तलवार जो है वो हमारे साथ है। इसके अलावा जो कुर्मी है, जो लोधी है, जो राजभर है, जो निषाद है, जो मल्लाह है, जो बाकी वोट है, पंजाबी है, कायस्थ है, वो हमारे साथ है। लोग कह रहे हैं कि एक तरफ अखिलेश यादव है और एक तरफ बीजेपी ने कोई कैंडिडेट उतारा ही नहीं, निरहुआ को कैंडिडेट ही नहीं है, निरहुआ कैंडिडेट नहीं है, निरहुआ कोई काउंटिंग में नहीं है। वहां पे आजमगढ़ में लोग कह रहे हैं अखिलेश यादव हैं। अखिलेश यादव के सामने रमाकांत आते तो ठीक था, कोई बड़ा नेता आता ठीक था, भानचंद क्या नाम है उनका, यादव जी दूसरे हैं, वो आते तो ठीक था। लेकिन अब जब निरहुआ आ गया तो लोग कह रहे हैं अब यार अखिलेश के मुकाबले को कैंडिडेट होना चाहिए। तो अखिलेश के मुकाबले कैंडिडेट अमित जानी है। कौन है जो हवाओं का रुख मोड़ सकता है? कौन है जो अखिलेश के अहंकार को तोड़ सकता है? कौन है वो जिसने समाजवाद का झंडा उठाया है? कौन है जिसने लोहिया का प्रण निभाया है? कौन है वो जिसने समाजवादी ध्वज को कभी झुकने नहीं दिया? कौन है वो जिसने संघर्ष को कभी रुकने नहीं दिया? अमित जानी, अमित जानी, अमित जानी। अपने मुंह में मिठू नहीं बन रहा हूं, ये आजमगढ़ की जनता की आवाज है। नहीं, ये बताइए कि आजमगढ़ की जनता की आवाज़ है जैसा आप बता रहे हैं और हम लोग सुन भी रहे हैं और उसको एक्नॉलेज भी करते हैं, लेकिन आप ये बताएं कि ये जो एक सवाल उठता है, आप पुराने समाजवादी रहे हैं, आप समाजवादी पार्टी के साथ भी रहे, समाजवादी विचारधारा भी है आपकी, मुसलमानों से क्यों एलर्जी है आपको? नहीं, मुझे मुसलमानों से कोई एलर्जी नहीं है। देखिए, जब मैं याकूब मेमन का विरोध करूंगा और कोई मुझे गाली देगा तो जाहिर सी बात है मैं उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाऊंगा। जब मैं कहूंगा भारत माता की जय और कोई कहेगा कि तुम संघी हो, तुम आरएसएस के एजेंट हो, तो मैं उसको टॉलरेट नहीं कर पाऊंगा। जब मैं गाऊं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, या जब मैं गाऊं नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, तो मेरे साथ मुसलमान मिलकर गाए, चूंकि देश उनका भी है। हर वो मुसलमान जो वंदे मातरम गा सकता है, भारत माता की जय कह सकता है, राष्ट्रवादी विचारधारा का है, जो पाकिस्तान के खिलाफ है, पाकिस्तान के मैच जीतने पे पटाखे नहीं फोड़ता, वो मेरा भाई है। और ऐसे हजारों मुसलमान मेरे साथ मारेंगे। लेकिन नमस्ते सदा वत्सले तो संघ की प्रार्थना है। संघ की नहीं है, वो तो मातृभूमि की प्रार्थना है, वो संघ ने बनाई। हाँ, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर ने, संघ ने उस पर कब्जा कर लिया हुआ है। नहीं, वो ऐसा मानते हैं मुस्लिम, ऐसा मुस्लिम तंजीमें मानती हैं। रविंद्रनाथ टैगोर, मैं तो मुस्लिम अधिनायक जया है, रविंद्रनाथ टैगोर का नहीं है। अब वो देश का है, वो ठीक बात है। सारे जहां से अच्छा वो इकबाल का नहीं है। हम पढ़ते हैं कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो हम मुसलमान के दृष्टिकोण से कैफी आदमी को नहीं देखते, नजर झुका लेते हैं कैफी आदमी के सम्मान में। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। अच्छा, ये अच्छा तर्क है, लेकिन कहा तो कैफी आदमी का ही जाता है। लेकिन वो उससे मुसलमान समझ के नफरत नहीं की जा सकती, क्योंकि अच्छी बात है। अच्छी बात जो भी कहेगा, मैं भी अब्दुल कलाम, अशफाकुल्लाह खान, वीर अब्दुल हमीद जैसे और ब्रिगेडियर उस्मान जैसे लोगों की शहादत का सम्मान करता हूं। ये बताएं कि आपने एक बहुत ही व्यापक बात कही कि मुसलमानों से आपको ये नहीं है, आप जो गैर जो राष्ट्रवादी है, जो राष्ट्र विरोधी है, उसके खिलाफ है। ममता बनर्जी हिंदू है। आप ये बताएं कि आपका एक आंदोलन पश्चिम में बड़ा वो चर्चा में रहा, उस पर आप पर कार्रवाई भी हुई, कश्मीरियों के खिलाफ आपने आंदोलन चलाया और कश्मीरी जो छात्र हैं उनके खिलाफ, उनके बहिष्कार का भी आपने नारा दिया था। ऐसा क्यों किया था? 2014 में उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार थी, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे। 66 छात्रों ने मेरठ की सुभारती यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। एसएसपी महोदय ने उन पर देशद्रोह का चार्ज लगा के मुकदमा दर्ज कर दिया। अब जैसे उनकी गिरफ्तारी होने वाली थी, अखिलेश यादव जी का आतंकवादी प्रेम जाग गया। अखिलेश जी ने कहा नहीं, तो नौजवान है, भटके हुए मासूम है, छोड़ दो इनको। देशद्रोह का केस वापस लिया गया और उन 66 आतंकवादी समर्थक कश्मीरी छात्रों को बरी कर दिया गया मुकदमे से। मैंने उसका विरोध किया, इसी बात को लेके कि उनकी गिरफ्तारी हो। मैं लगातार लड़ता रहता हूं, लगातार आंदोलन करता रहता हूं। जब मेरे सैनिक के गाल पे थप्पड़ लगता है कश्मीर के अंदर तो मुझे दर्द होता है, जब सेना को पत्थर लगता है मुझे दर्द होता है। तो मैं कहता हूं कश्मीरी आतंकवादियों उत्तर प्रदेश छोड़ो। नहीं, लेकिन कश्मीरी छात्र तो आतंकवादी नहीं, वो तो आतंकवादी है ना, जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे। सबको तो नहीं कह रहा मैं, भाई लखनऊ में कितने कश्मीरी रह रहे हैं, दिल्ली के लाजपत नगर में कितने रह रहे हैं, मैं तो सबको नहीं कह रहा। वो जो पत्थरबाज हैं, वो जो पाकिस्तान परस्त हैं,
जो हिंदू हो या मुसलमान, छात्रों की क्या जिसको इस गलती? देश से प्यार नहीं, फिर उसको इस देश में रहने नहीं, छात्रों की क्या गलती थी जो मेरठ में आपने आंदोलन चलाया? ये थी कि जब भारत पाकिस्तान 2020 मैच हुआ और पाकिस्तान जीत गया, तो उन्होंने जो है ना पाकिस्तान मेरी जान जिंदाबाद पाकिस्तान के नारे लगाए। तो ये गलती नहीं है, मुझे लगता है इस पे तो गर्दन उतार देनी चाहिए, लेकिन हमारे देश में कानून नहीं है। तो इस पर कन्हैया के बारे में क्या कहना है? कन्हैया तो मैं अब आपकी तरह संसदीय चुनाव, कन्हैया के तो हमेशा खिलाफ, और यही मैं देश के नौजवानों से कहना चाहता हूं जो सोए हुए हैं हिंदू, उनसे कहना चाहता हूं कि कन्हैया बेगूसराय से लड़के संसद में जा रहा है, आजम खान रामपुर से जाने की तैयारी कर रहा है। अमित जानी को अगर इस बार तुम भेजने में चूक गए तो 5 साल तक पछताओगे। अगर तुम्हारी कोई आवाज सदन में उठा सकता है 100 करोड़ हिंदुओं, अगर कन्हैया कुमार को सदन में कोई जवाब दे सकता है, क्योंकि इस 5 साल की सरकार में ओवैसी को जवाब नहीं दिया गया। जब नरेश अग्रवाल राम की तौहीन कर रहे थे तो नरेश अग्रवाल को जवाब नहीं दिया गया, तमाम बदतमीजियों का आजम खान को जवाब नहीं दिया गया। नरेश अग्रवाल को भाजपा ने ही शामिल कर लिया। अरे लेती है ना ऐसे ऐसे लोगों को, तमाम ऐसे लोगों को। तो आप भाजपा के खिलाफ क्यों नहीं बोलते? यार सर, मैं 400 550 सीटों पे नहीं लड़ रहा हूं ना, मैं आजमगढ़ पे लड़ रहा हूं। तो मैं चाहता हूं कि मैं भी मोदी जी के साथ जाऊंगा चुनाव जीत के। ऐसा नहीं मैं मोदी जी के साथ नहीं जाऊंगा, चुनाव जीतूंगा और सबसे पहले बिना समर्थन के मोदी जी की सरकार बनवाने के लिए वोट दूंगा। मैं राहुल गांधी के साथ नहीं खड़ा हूंगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि इस कन्हैया को जवाब कौन देगा? ये देश का हिंदू तय करे कि संसद में कन्हैया को कौन जवाब देगा। क्या जयाप्रदा जी देंगी? हेमा मालिनी जी देंगी? कौन जवाब देगा कन्हैया को? आजम खान को कौन जवाब देगा? 5 साल में ओवैसी को किसी ने जवाब नहीं दिया ना। अमित जानी अगर सदन में होता और ओवैसी हिंदुओं के खिलाफ बोलता तो अमित जानी ओवैसी को सदन में ही ठीक करने का काम करता। जैसे हमारे जम्मू कश्मीर सदन में हुआ। अरे सर्जिकल स्ट्राइक सिर्फ सीमा पार थोड़ी होती है, स्ट्राइक जो है सदन के अंदर भी हो जाती है। कई बार राजा भैया ने भी की है और सभाओं में भी हो जाती है। शरद त्रिपाठी जी ने एक सभा में सर्जिकल स्ट्राइक की थी, तो मैं सर्जिकल स्ट्राइक कर देता सदन के अंदर। अब कन्हैया जा रहा है, आजम खान जा रहा है, अमित जानी नहीं जाएगा तो 100 करोड़ हिंदुओं को लिए डूब के मरने की बात होगी। 5 साल तक फिर घंटा हिलाओ, कुछ नहीं मिलने वाला है। नहीं तो इसलिए हिंदुओं, शरद त्रिपाठी के सर्जिकल स्ट्राइक को आप सही मानते हैं? नहीं, मैं कह रहा हूं सही गलत की बात नहीं है। कानून सम्मत क्या है, कानून विरोधी क्या है, इसकी बात नहीं है। मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि सदन के अंदर देख, कन्हैया कुमार ने सेना को रेपिस्ट कहा, कन्हैया कुमार ने सेना को रेपिस्ट कहा, भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाए। तो अमित जानी गया कि नहीं गया जेएनयू में? हथियार लेके गया। मैं खुलेआम कह रहा हूं, चाहे मुझे सजा हो जाए, मुकदमा विचाराधीन है, लेकिन मैं कन्हैया कुमार को जवाब देने के लिए गया जेएनयू के अंदर। मेरी गिरफ्तारी हुई, मैंने 4 महीने जेल काटी। संसद भवन के अंदर मैं हूंगा और कन्हैया यहां खड़ा होकर भारत तेरे टुकड़े होंगे कहेगा तो संसद में ही उसका इलाज कर दूंगा, वहीं उसकी कब्र खोद दूंगा। बाकी लोग नहीं कर पाते ऐसा। अमित जानी का संसद में जाना इसलिए जरूरी है, ये 100 करोड़ हिंदू कान खोल के सुन ले, इसलिए जाना जरूरी है क्योंकि कोई तुम्हारी बात कहने वाला होना चाहिए, कोई राम मंदिर के लिए बात करने वाला होना चाहिए। नहीं, वो ठीक बात है, लेकिन हम जो है अपने फोरम से आप ये हिंसा की बातें जो है ये उचित नहीं है हमारे फोरम से कहना। और जैसा आपने ठीक बताया कि आपको मुसलमानों से एलर्जी नहीं है, आपको एलर्जी राष्ट्र विरोधी मुसलमानों से है और उस तरह से राष्ट्र विरोधी हिंदू भी है, कन्हैया हिंदू है और ये सब हैं। लेकिन आपका ताजमहल से क्या विरोध है भाई? ताजमहल जो है उस पर पीएनओ की एक किताब है, उस पर जो है बड़ा चर्चा का विषय है, वो बड़ा लंबा चर्चा का विषय है। हमारी मान्यता है कि वो तेजो महल है और आरएसएस की भी मान्यता है तेजो महल है, और दुर्भाग्य से उसी आरएसएस की सरकार में जो है उसको तेजो महल कहने पे हमें जेल जाना पड़ा, वो अलग बात है। कमजोर आदमी को सब जेल में डाल देते हैं, ताकतवर गुंडे माफिया संरक्षित रहते हैं। कभी जो है मायावती को जेल में नहीं डाला जाता, कभी अखिलेश यादव को भ्रष्टाचार में जेल नहीं डाला जाता। कैग की रिपोर्ट है कि पार्कों में घोटाला हुआ है, तमाम नेता जो है खुलेआम छुट्टे घूम रहे हैं। ओवैसी जैसे लोग आज भारत को गाली देके और प्रधानमंत्री को कान से खून निकालने की धमकी देता छोटा ओवैसी, कितना बोलूंगा इतना बोलूंगा कान से खून निकल जाएगा। और आजम खान तो रोज जो है अपनी गंदी जबान से क्या क्या नहीं बोल जाते, लेकिन कोई उनको जेल नहीं भेजता है। अमित जानी जो है वो उठा के जेल में डाल दिया जाता है। मैं देश की जनता से यही पूछना चाहता हूं कि ये बताओ कि मैं कब तक जेल जाता रहूंगा? भारत माता की आरती करूंगा जेल जाऊंगा, जेएनयू का विरोध करूंगा जेल जाऊंगा, ओवैसी घर पे झंडा लहराऊंगा जेल जाऊंगा, मायावती की मूर्ति तोड़ूंगा जेल जाऊंगा, मैं जेल जाता रहूं? अरे तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं 36 बार जेल गया हूं, 3.5 साल जेल में रहा हूं। एक बार सदन में भेजोगे तो किसी की हिम्मत नहीं होगी सांसद को जेल में डालने की, और अगर मैं सांसद बनूंगा
तो देश में कोई व्यक्ति मैं देश के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करेगा। अमित जी, एक आखिरी सवाल कर रहा हूं, समय खत्म हो गया है और बहुत ही बेबाकी से बातचीत हुई है और आपको जो आपने अपनी बात कहनी थी वो कहनी है, आपने कही है। मैं कुछ जगह सहमत हूं, कुछ जगह असहमत भी हूं। और जैसा आपने योगी जी के बारे में बताया, आप जो जेल यात्राओं के बारे में, अपनी प्रताड़ना के बारे में बात करते हैं, तो उस समय ही मेरे ध्यान में ये रहता है कि योगी जी के आप भक्त हैं, योगी जी को आप मानते हैं, आप गोरखधाम तक जा चुके हैं और उनके गेस्ट भी रह चुके हैं। मैं उनके घर जाता हूं। लेकिन जब उनके साथ आप उनके पिता से मिलने गए, ये खबरें भी आई कि आप उनके पिता से मिलने गए, फिर वो योगी आपको जेल भिजवाने से क्यों नहीं रोक पाते भाई? देखो, इस बारे में फिर चर्चा करेंगे। ये जो है योगी आदित्यनाथ जी का आदेश नहीं होता है जब अमित जानी को जेल भेजा जाता है। कहीं ना कहीं इशारा जो है कहीं और से होता है। किसके हाथों में सुतली है यूपी की सरकार की, कौन कौन कठपुतली है। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी, समय खत्म हो गया है और मैं जनता दीर्घा से ये बता दूं कि आमने सामने लेकर हम फिर आएंगे, किसी प्रमुख हस्ती के साथ बातचीत करेंगे, इसी बेबाकी के साथ बातचीत करेंगे और अमित जी ने जो कुछ भी कहा है उसके अर्थ, उसके निहितार्थ और उनका संदेश आप समझ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।